आज हम आपको उस अंतिम घड़ी से खबरदार करेंगे जिसे देखकर प्लेन क्रैश के बीच से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पहचान हुई है। लेकिन सबसे पहले इस विमान हादसे का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। ये प्लेन के एकदम क्रैश होकर गिरने का नया वीडियो है। इस वीडियो में नजर आता है कि प्लेन इमारत के पीछे गिर रहा है। इस वीडियो ने सवालों को और बड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कटी पतंग की तरह गोता लगाकर ये प्लेन आज सुबह गिर जाता है। ये एकदम नया वीडियो है, कुछ ही देर पहले सामने आया है। अजित पवार के जीवन की अंतिम घड़ी के इस आखिरी वीडियो पर आज विस्तार से आपको हम खबरदार करेंगे कि आखिर प्लेन के साथ आखिरी 7 से 8 मिनट में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आज की 100 बड़ी खबरें हम आपको बता दें। कहा जाता है कि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है, यानी जनता की नब्ज और राजनीतिक माहौल की जरूरत के बदलते कांटों को जिसने साधा उसकी कुर्सी का वक्त हमेशा चलता रहता है। महाराष्ट्र में 8 बार के विधायक और 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार की सुई हमेशा सत्ता के साथ कदमताल करती चलती रही। लेकिन आज सुबह 8:45 पर वो क्रूर घड़ी आई जब विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया। दादा की कलाई पर बंधी घड़ी से अंतिम पहचान हो पाई। है ना उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। सियासत में साफ कोई भी हो और बिना लाग लपेट कुर्सी के साथ सत्ता की सुइयां मिलती रहे, ऐसी शख्सियत का नाम था अजित पवार। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। जिस राजनीति में लोग परछाई पर भी भरोसा करने में कतराते हैं, वह महाराष्ट्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार चाचा की छाया से निकलकर अपने दम पर हर घड़ी मंझी सियासत अजित पवार करते आए। यहाँ तक कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि चाचा की पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी अपने हाथ ले आए। अजित पवार ने कहा कि घड़ी लेनी चाहिए तो ही हम साथ जा सकते हैं। घड़ी ही अजित पवार का अंतिम वक्त तक निशान रही। यही घड़ी जिंदगी की अंतिम घड़ी में अजित पवार की पहचान कराने वाली अंतिम निशानी बनी। दादा का कुछ भी चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ घड़ी दिख रही थी। घड़ी आंखों में कई ख्वाब बाकी है, दिल में कई हसरतें बाकी है, मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी है। आज दिन भर बहुत से नेता जब अपना शोक जताते तो अजित पवार के साथ बिताए पलों को याद करके ये बताना नहीं भूलते कि कार्यक्रम सामाजिक हो या राजनीतिक, अजित पवार वक्त की पाबंदी का ध्यान जरूर रखते थे। लेकिन अब अजित पवार की पार्टी, उनके परिवार, उनके चाहने वालों के लिए आज मुश्किल की सबसे बड़ी घड़ी आई है, जब समय की कीमत समझने वाले अजित पवार के अंतिम समय में उनकी पहचान उनकी घड़ी से हो पाई। तारीख 28 जनवरी, वक्त सुबह 8:10, जगह मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों को लेकर लियर जेट 45 प्रीमियम बिजनेस जेट बारामती के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरते वक्त सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन फिर 35 मिनट के भीतर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अजित पवार वक्त पर हर जगह पहुंचने के लिए मशहूर रहे। उनको लेकर बारामती एयर स्ट्रिप पर लैंड होने वाला एयरक्राफ्ट अचानक आग के शोलों में बदला हुआ नजर आया और यहीं पर हादसे के कुछ ही देर में आज तक संवाददाता पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार, इनका विमान जो है क्रैश हुआ है आज बारामती में। अजित पवार जो है जिला परिषद चुनाव के रैली के लिए आ रहे थे, तभी 8:45 बजे ये हादसा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये प्राइवेट विमान है अजित पवार जिससे आ रहे थे और अजित पवार इस हादसे में उनके समेत, अजित पवार के समेत 5 लोगों की मौत होने की खबर जो है वो मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ये विमान की हालत आप देख सकते हैं कि अब विमान में मलबा और धुएं के सिवा कुछ नहीं बचा है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है।
अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। हमेशा आगे बढ़कर सबका साथ देने वाले अजीत पवार को बेवक्त एक हादसे ने क्यों छीन लिया, जहां अजीत पवार का विमान क्रैश होता है। सबसे पहले आज तक की टीम यहां पहुंची। इस वीडियो में गौर करिएगा, धुआं निकल रहा है, प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल एंड दिखता है, केवल वही बचा हुआ है, बाकी पूरा विमान नष्ट हो चुका है। आग में सब कुछ खाक हो चुका है। प्लेन में अजीत पवार और उनके सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और महिला क्रू सदस्य के शव को पहचानना तक कठिन हो गया। और तब 2 ही चीजें थी जो नजर आई, पहली विमान का बचा हुआ पिछला हिस्सा और दूसरा अजित पवार के हाथ की वो घड़ी जिसे बारामती में अपने दादा का स्वागत करने के लिए आए नेता, समर्थक और बाकी स्थानीय लोग पहचान पाए। साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं। नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं, त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं। त्यानंतर ते माणसांनी ओळखले की हे दादाच आहेत। मैं दादा को देखा वहाँ पे, दादा का कुछ भी चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनकी घड़ी दिख रही थी, घड़ी दिख रही थी, घड़ी उनकी घड़ी दिख रही थी। और घड़ी देख के हम शौक आ गए, शौक आ गए। आपने घड़ी देख के पहचाना? घड़ी देख के पहचाना, घड़ी देख के। घड़ी निशान वाली पार्टी के अजित पवार की अंतिम पहचान भी उनकी घड़ी से हो पाती है। और तब तक मुंबई से बारामती तक मुसीबत की घड़ी पहाड़ बनकर सिर्फ पवार परिवार पर नहीं टूटती, बल्कि अजित दादा के हर चाहने वाले पर गिरती है। अजित दादा पवार की राजनीति और उनका विमान हादसा दोनों अप्रत्याशित रहे हैं। एक किस्सा 22 नवंबर 2019 का है। वक्त था शाम 4 बजे का। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के सभी दिग्गज नेता नेहरू सेंटर मुंबई में एक एक करके पहुंच रहे थे। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र में तब 4 हफ्ते से तय नहीं हो पा रहा था कि सरकार कौन बनाएगा और किसके साथ मिलकर बनाएगा। इस लिहाज से वो बैठक अहम थी। बताते हैं कि तब सेंटर टेबल पर तत्कालीन एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और ठीक बगल में उनके भतीजे अजित पवार एक फाइल लिए बैठे थे। चेहरे पर ऊब नजर आ रही थी। अजित पवार बार बार घड़ी देख रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। वो बाहर जाकर फोन पर बात करने लगे। लौटे तो किसी को अंदाजा नहीं था क्या होगा। अगले दिन 23 नवंबर 2019 की सुबह खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, डिप्टी सीएम अजित पवार। राजभवन में दोनों ने शपथ भी ले ली थी। जब तक शरद पवार की उस सुबह आंख भी नहीं खुली थी, जब तक दूसरे अपने सियासी कील कांटे दुरुस्त करते, उससे पहले अजित पवार वक्त को अपनी मुट्ठी में करने के सानी रहे। लेकिन 28 जनवरी 2026 की सुबह 8:45 पर ऐसी अंतिम घड़ी आई जब अजित पवार के प्लेन को उड़ाते पायलट को किसी तरह की संकट की स्थिति बताने वाला मेडे का संकेत तक देने का वक्त नहीं मिला। इसीलिए ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता हादसे पर सवाल के साथ जांच की मांग करने लगे। ममता बनर्जी को क्यों लगता है कि अजित पवार के विमान क्रैश में कोई साजिश है? I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country.
अखिलेश यादव को क्यों लगता है कि अजित दादा के प्लेन क्रैश की जांच अब जरूरी हो गई है? बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई, तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों अजित पवार के प्लेन की क्रैश लैंडिंग में कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं? जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। उद्धव की पार्टी के नेता सचिन अहीर को भी क्यों प्लेन क्रैश को लेकर शंका हो रही है? लोगों को ये प्रॉपरली जानकारी मिलनी चाहिए कि कैसे हुआ, क्योंकि हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी नेग्लिजेंसी कैसे हो सकती है। इतना हाई प्रोफाइल, इतनी वीवीआईपी, ये विमान इतना ये था, ये विमान जो एयर स्ट्रिप पे इतना बड़ा विमान उतारना था या नहीं था, ये सब चीजें एक शंका होती है, और ऐसी अपेक्षा है कि इसमें लोगों को मालूम पड़े। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल, सबको क्यों लग रहा है कि जांच के बिना पवार के प्लेन क्रैश का सच पता नहीं चलेगा? बिल्कुल, इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी। कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, बट हाँ, अगर किसी को अगर ऐसी आशंका लगती है तो जरूर जांच भी कराई जाए। इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट, इसका तो बहुत खर्चा होता है, उस हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये क्यों हुआ, ये तो जांच होना ही चाहिए और होगा। क्रैश पर उठते विपक्षी नेताओं के सवाल के बीच जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। कहा है कि किसी के निधन पर राजनीति बहुत गलत बात है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी के बयान को गलत कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसी की मौत पर ओछी राजनीति करना गलत है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। एक ने कहा कि जब प्लेन नीचे आ रहा था तो अचानक लगा कि ये गोते लगा रहा है। दूसरे ने कहा कि प्लेन रनवे के करीब आकर वापस हवा में गया और चक्कर खाकर वापस गिर गया। महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट के पास मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आज तक संवाददाता को ये बातें बताते हैं। विमान हादसे की जांच शुरू की जा चुकी है। अब उस घड़ी का इंतजार जनता को है जब ये साफ साफ पता चले कि आखिर जिस विमान के एकदम सही होने का दावा किया जाता है, उसमें सवाल अजित पवार समेत 5 लोगों के जीवन की अंतिम घड़ी क्यों आई। अजित पवार जिस लियरजेट 45 प्लेन से हादसे के अंतिम सफर पर निकले, उससे प्राइवेट जेट और चार्टर्ड फ्लाइट मुहैया करवाने वाली दिल्ली की वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। ये प्लेन 16 साल पुराना था। लियरजेट 45 को बॉम्बार्डियर एरोस्पेस नाम की कनाडा की कंपनी बनाती है। 1998 से ये कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि अचानक लैंडिंग फेल क्यों हो गई। 2 बार लैंड करने की कोशिश जब विमान ने की तो वो लैंड क्यों नहीं कर पाया। अचानक विजिबिलिटी कम कैसे हो गई। कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश क्यों की गई। क्या कोई तकनीकी खराबी आई। अगर विजिबिलिटी कम थी तो हादसे का सीसीटीवी वीडियो इतना साफ कैसे दिखता है। जैसे आखिरी वक्त में सीसीटीवी वीडियो में गौर करिए, आग का शोला कुछ दूर पर उठता नजर आया।
ये प्लेन क्रैश के वक्त का वीडियो है। यहाँ पर साफ दिखता है कि विजिबिलिटी क्लियर है, लेकिन दावा यह है कि सीसीटीवी की विजिबिलिटी और हवा में ऊपर विजिबिलिटी में फर्क होता है। तो अब हादसे के चश्मदीद को सुनिए, जिनसे आज तक संवाददाता वसंत मोरे ने बात की। ये ट्रैक है जहां पर विमान को उतरना चाहिए था, पर यहाँ विमान नहीं उतर पाया। और ये दाव पट्टी छोड़कर, ये दाव पट्टी देख रहे हैं हम, ये दाव पट्टी छोड़कर जो है अजीत पवार का विमान बाजू में गिरा है। ऐसे बताया भी जा रहा है कि अजीत पवार का विमान जो जब 8:45 बजे विमानतल के पास लैंडिंग करने पहुंचा, तब पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर ये विमान पहली बार जा चुका था। पायलट को अंदाजा नहीं आया विमान उतरने के लिए, लैंडिंग करने के लिए। उसके बाद अजीत पवार का विमान जो है फिर से पश्चिम दिशा की ओर गया, और पश्चिम दिशा की ओर यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्होंने बताया कि विमान लड़खड़ाया, और विमान लड़खड़ाने के बाद ऐसे जो आजू बाजू के लोग खेतों में काम कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि विमान शायद गिर रहा है, और कुछ समझने से पहले ही ये विमान जो है इस पटरी के बाजू में जो नीचे खाई है, लगभग 200 फीट की खाई है, उस पटरी में ये विमान पटरी के बाजू में खाई में गिर गया है। दुर्घटना बनते समय मैं उधर ही था। वो प्लेन ठीक से चल रहे नहीं था, ऐसा लग रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा। ऐसा नीचा, इतना नीचा गया कि वो गांव में गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन वो एयर ट्रैप पे आ गया, लेकिन उस एयर ट्रैप पे उतरा नहीं, बाजू में क्रैश हो गया है। उसके बाद आ गया, तो उससे बाद हमने देखा वो हम आ गए दौड़ के उधर। हमने देखा कि उधर पहले स्फोट हो गया उसका, पेट्रोल का उसकी, और वो उस पेट्रोल के स्फोट के बाद हमने देखा कि किसका है, लेकिन समझ में आ गया दादा का ही प्लेन है। अजीत दादा का विमान उड़ाने की जिम्मेदारी 2 पायलट के ऊपर थी। एक पायलट सुमित कपूर, जिन्हें 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, उनके साथ को पायलट शांभवी पाठक, जो करीब 1500 घंटे की उड़ान का अनुभव रखती है। Primarily, it appears that there was low visibility. वो पायलट का डिसीजन था, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach, after which, again, he tried to make an attempt from runway 11. Primarily, it appears that, the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out a missed approach. But he has already taken 2 loops, how is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. तो फिर हादसा कैसे हुआ? क्या विमान में कोई खराबी आई? इसीलिए अब इस वीडियो पर गौर करिएगा। ये साल 2023 का वीडियो है। तारीख थी 14 सितंबर 2023। मुंबई हवाई अड्डे पर एक लियर जेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। इसमें सवार 8 लोग जख्मी होते हैं। 2.5 साल पहले विशाखापत्तनम से मुंबई जा रहा विमान भारी बारिश और कम दृश्यता के कारण रनवे नंबर 27 पर उतरते समय रनवे से भटक जाता है। 2.5 साल पहले जो विमान रनवे नंबर 27 पर मुंबई एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण फिसला, गनीमत रही, क्रैश नहीं हुआ, न किसी की जान गई। वही विमान अब मुंबई से उड़ान भरकर 28 जनवरी की सुबह अगर बारामती के स्ट्रिप पर उतरने की बजाय बगल में गिरकर क्रैश हो जाता है और अजित पवार समेत 5 लोगों की जान जाती है, तो क्या इसी विमान में कोई कमी है? 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही है उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है पूरा? मैं देखिए एआईबी की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है। द डीजीसी इज डूइंग द वर्क, सो प्लीज गिव अस सम टाइम। लेकिन सर 2023 में जो हुआ था, इस समय आज 2023 की बात करने का समय है। इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था। इट वाज अ वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड एयरक्राफ्ट एंड इट्स अ वेरी रिलायबल एयरक्राफ्ट। अब तक की जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीजें अभी तक हमारे सामने हैं। तो जेट ने उड़ान भरी थी मुंबई से बारामती के लिए, और पहली बार जब वो रेडार से गायब हुआ उस समय
8:37 हो रहे थे। सुबह के 8:37 जब पहली बार रेडार से वो गायब हुआ। इसके 2 मिनट बाद ये वापस रीअपियर करता है रेडार पर 8:39 पर, और उस समय जो फ्लाइट रेडार 24 का डेटा है वो ये बताता है कि वो एक गो अराउंड मैनूवर करता हुआ दिख रहा था। यानी कुल मिलाकर अगर हम समझें तो ये एक लैंडिंग को अबॉर्ट करके वापस जो है वो ऊंचाई हासिल करने के लिए क्लाइंब कर रहा था, ताकि वो दूसरा अपनी लैंडिंग को अटेम्प्ट कर सके। लेकिन इसके साथ ही अब ये भी समझिए कि एयरक्राफ्ट उसके बाद वापस 8:43 पर फिर गायब हो जाता है रेडार से, और इस बार परमानेंटली। इस बार वो वापस रेडार पर अपीयर नहीं करता है और वो क्रैश की खबरें सामने आती हैं। जब पहली बार लैंडिंग वो अटेम्प्ट कर रहा था, 20 किलोमीटर उसकी दूरी थी बारामती के एयर स्ट्रिप से। अभी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि दरअसल हुआ क्या है, लेकिन कुल मिलाकर 3 चीजें जिनके दायरे में पूरी जांच होनी है। पहला तो है मौसम, क्योंकि इसमें बड़ी बात हो जाती है कि विजिबिलिटी कितनी थी, कितना पायलट देख पा रहे थे। दूसरी चीज हो जाती है कि क्या कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी, तकनीकी खराबी की जांच होगी। साथ में क्या कोई इंसानी भूल तो नहीं थी, क्या कोई मानवीय वजह तो नहीं थी, मानवीय गलती तो वहां पर नहीं थी। तो इन 3 चीजों को लेकर अभी जांच होनी है, जिसके बाद पूरी जो तस्वीर है सबके सामने स्पष्ट हो पाएगी। एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बारामती एयरपोर्ट पर हुए भीषण विमान हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे के किनारे बिखरा मलबा और राख ही बची है। इस हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बारामती में जो रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है, जहां लैंडिंग करने में हादसा हुआ। टेबल टॉप रनवे ऊंची सतह, पहाड़ी या प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं। एक या दोनों सिरों पर ऊंचाई होती है। आमतौर पर इसके पास खाई होती है। यहां पर टेक ऑफ लैंडिंग के लिए बहुत सटीक होना जरूरी है, क्योंकि टेबल टॉप रनवे पर टेक ऑफ या लैंड करते हुए मैदान के समान स्तर का भ्रम होता है। इसी रनवे पर अंतिम 7 मिनट की मिस्ट्री सुलझनी बाकी है। बारामती एयरफील्ड के अंतिम 7 मिनट में क्या हुआ, इसकी बात करते हैं। करीब 8:38 18 सेकेंड पे पहली जो लैंडिंग की कोशिश होती है वो माना जाता है कि विजिबिलिटी खराब होने की वजह से नहीं हो पाती है। करीब 8:38 45 सेकेंड पे एयरक्राफ्ट जो अजीत पवार का था, इस घड़ी पे वो गो अराउंड करता है, यानी एयरपोर्ट जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसके वापस जाके और फिर उसी दिशा में जाता है जिस दिशा से पहले वो आने की कोशिश कर रहा था। इसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद, यानी करीब 8:43 11 सेकेंड पे डेटा के अनुसार दोबारा से अप्रोच करता है। इस दौरान वो एटीसी को पायलट ये बताते हैं कि वो इस समय लैंडिंग स्ट्रिप को, रनवे को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद पायलट ये कंफर्म करते हैं कि वो लैंडिंग स्ट्रिप को देख पा रहे हैं और अप्रोच कर रहे हैं, यानी लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में सिर्फ 50 मीटर दूर रनवे से एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक खास बात, ये जो रनवे है ये विजुअली सपोर्टेड रनवे है, यानी पायलट से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को लैंड कराएंगे। दिल्ली या मुंबई जैसे एयरपोर्ट जो कि इंस्ट्रूमेंट सपोर्टेड है, वैसा नहीं है। अजित का मतलब होता है अजय, जिन्हें जीता न जा सके। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार चुनावी अखाड़े में हमेशा विजेता रहे, अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार के खिलाफ भी। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार चाचा भतीजों की जोड़ी नंबर 1 कही जाती थी, लेकिन बाद में भतीजे ने चाचा से बगावत कर पार्टी पर नियंत्रण कर लिया। अजित पवार
महाराष्ट्र के इकलौते भतीजे कहे जा सकते हैं जिन्हें बगावत करने पर भी जनता ने सर आंखों पर बिठाया, माफ किया। अगर बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे की बात करें तो जनता ने राज ठाकरे को उस तरह समर्थन नहीं दिया, जबकि राज ठाकरे के तेवर बाला साहेब ठाकरे की तरह माने जाते हैं। लेकिन राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक अपनी वो पहचान नहीं बना सके। चाचा भतीजे की ऐसी ही एक और बगावत की कहानी मुंडे परिवार से जुड़ी है। चाचा भतीजे के बीच साल 2009 से ही तीखी नोक-झोंक चल रही थी, लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे ने बीड के पदली से बेटी पंकजा को चुना तो धनंजय मुंडे ने परिवार में बगावत करते हुए एनसीपी ज्वाइन कर ली। ये पारिवारिक कलह तब और बढ़ गई जब 2019 के चुनाव में धनंजय ने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट से हरा दिया। वर्तमान में धनंजय मुंडे अजित पवार की एनसीपी में है। राज्य सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर पंकजा मुंडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं। पंकजा मुंडे को फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की जंग में जो कद अजित पवार ने हासिल किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। दादा, दादा वापस आओ, हमको देखना है आपको मुख्यमंत्री होने को। वापस आओ दादा, वापस आओ। अजित पवार ने जहां से अपनी राजनीतिक उड़ान भरी, वहीं उनका अंत होता है। बारामती से अजित पवार का जुड़ाव गहरा था, इसीलिए उनके जाने के बाद बारामती में जनता और समर्थकों के बीच में फर्क करना मुश्किल है। सब यही चाहते हैं कि उनके दादा वापस आकर उनके लिए काम करें, इस सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में साथ दें, जैसा वो पहले भी करते आए। अजित पवार जमीन से जुड़े नेता, बारामती में वो घर आने वाले करीब हर व्यक्ति को नाम से जानते थे, उनकी समस्याओं का हर वक्त समाधान सोचते थे। यही वजह है कि अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में इकलौते भतीजे रहे, जो अपने चाचा शरद पवार की छाया से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में दादा बन बैठे। महाराष्ट्र की राजनीति का इकलौता भतीजा, जिन्होंने अपने चाचा से बेहतर प्रदर्शन करके अपना राजनीतिक कद साबित किया। हवाई हादसे में अजित पवार की मौत से उनका परिवार टूट गया है। उनके पार्टी के मंत्री रो रहे हैं। ये अजित पवार के सहयोगी और मंत्री हसन मुशर्रफ हैं, जो अपने नेता के जाने से बिलख बिलख कर रोने लगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग नेता खोने से खुद को असहाय पा रहे हैं। मुंबई में एनसीपी के दफ्तर में मातम है। पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये सवाल अब सबको खाए जा रहा है। अजित पवार एनसीपी के सब कुछ थे, लेकिन बारामती के लोगों के लिए घर के सदस्य, जिनके इस तरह से एम्बुलेंस में लौटने की एक घड़ी आएगी, इसका कभी किसी ने नहीं सोचा। अजित पवार बारामती से लगातार जीतते आए। जनता के वो कितने लाडले रहे, अंदाजा तो था, लेकिन जनता और पार्टी कार्यकर्ता के दिल में वो इस कदर बसे हैं, इसका पता अजित पवार के जाने के बाद ही लगा। खुद का बॉडी गिर गया, जैसे लगा कि हम शौक है। जो आग जो हमारी तरफ बहल रही थी, हमने सोचा इसमें दादा नहीं हो गए, लेकिन उधर से फोन आ गया कि इसमें ही दादा है। जब दादा को लेके गया, सफेद कपड़े कैसे हुए थे मैं नहीं बोल सकता, बहुत शौक, निशब्द है, निशब्द है कि दादा हमारे बीच में नहीं रहे। बारामती में अजित पवार अजय रहे। शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव के बेटे अजित पवार चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए। 1991 में बारामती से लोकसभा चुनाव जीता, चाचा के लिए सीट छोड़ दी। 1991 से लगातार 8 बार बारामती विधानसभा सीट पर अजय रहे। बारामती में पहले शरद पवार और फिर अजित पवार का दबदबा कुछ ऐसा रहा कि यहाँ 1967 से अब तक न कभी शिवसेना जीती, न कभी बीजेपी, न कांग्रेस। अजित पवार को बारामती ने कभी निराश नहीं किया, शरद पवार से बगावत करने के बावजूद। सब लोग मिलते थे, सब लोग दादा है तो हम है, और हमें तो दादा है, यही रणनीति चल रही थी। आप दादा ने कभी जात पात का राजकारण नहीं किया, सब विकास का किया। लेकिन आप ये बोल के फायदा नहीं है, मैं निशब्द हूँ दादा के लिए बोलने के लिए। दादा हमारे लिए भगवान थे, हमारे लिए पिता थे, हमारे लिए एक परिवार थे।
आप कितने साल से थे दादा के साथ? दादा को मैं जब से मेरे को समझ में आता है राजनीति, मेरे पिताजी उनके साथ, शरद पवार के साथ पहले 50 साल से थे। मैं 20 साल का था तब से दादा के पहले रैली में गया हूँ, दादा के पीछे हर वक्त में खड़ा रहता हूँ। मैंने उनको बोला था आप मुझे राजनीति में नहीं ला सकते तो मुझे आपका बॉडीगार्ड बनाओ। मैं आप आज बॉडीगार्ड होता तो दादा को कुछ नहीं होने देता, यही मेरी ख्वाहिश थी दादा के पास। अजित पवार सुबह जल्दी अपना दिन शुरू करते और मौके पर ही फैसले लेने के लिए जाने जाते। उनकी पब्लिक इमेज एक ऐसे नेता की रही जो साफ साफ बात करते, लोगों को गोल मोल वादे करने के बजाय तुरंत हाँ या नहीं में जवाब देते। बारामती में अजित पवार की गहरी जड़ों ने उन्हें हर सियासी तूफान का मुकाबला करने की ताकत दी। वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली हस्ती बने, जिनकी प्रशासनिक दक्षता, बेबाक बोलने की शैली और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने में उनकी भूमिका के सब कायल रहे। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है, इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साय में ही सियासत सीखी, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद महाराष्ट्र की राजनीति में अपना मुकाम बनाया। एनसीपी में विभाजन के बाद ज्यादातर विधायक उनके साथ खड़े हुए। चुनावों में उन्होंने शरद पवार से बेहतर प्रदर्शन कर अपना राजनीतिक कद और वजूद दिखाया। इसकी वजह जनता से उनकी नजदीकी रही, जिसने उन्हें ये सब करने की ताकत दी। जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ 5 से 7 हजार कार्यकर्ता अंदर की तरफ और उससे भी ज्यादा कार्यकर्ता बाहर की तरफ है। पुणे से आप देख सकते हो रूपाली पाटिल और अलग अलग नेता आए हैं। सिर्फ पुणे और बारामती नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो अजित पवार को मानने वाले लोग हैं, अजित पवार के फॉलोअर्स हैं या फिर जो उनसे अक्सर प्यार से दादा बोलते थे, वे सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। पिछली बार कब बात हुई थी? आपने तो अभी हाल ही में प्रवेश किया था। मेरा जब प्रवेश हुआ वही टाइम पे मेरी मुलाकात हुई थी और वही टाइम पे बात हुई थी, पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दादा गए हैं। अजित दादा मेरे पुराने फ्रेंड थे दादा। दादा ने आपको सभी तरुणों को, युवकों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में महाराष्ट्र के पावरफुल पवार परिवार को समझना भी जरूरी है। शरद पवार 4 भाई और 1 बहन है। शरद पवार के सबसे बड़े भाई के बेटे हैं रोहित पवार। अजित पवार शरद पवार के दूसरे बड़े भाई अनंतराव के बेटे हैं। अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार और बहन विजया पाटिल हैं। अजित पवार के 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। वहीं शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले। तो परिवार में एनसीपी के उत्तराधिकारी का निर्णय इन नौजवान चेहरों में से ही होगा। अजित पवार की आकस्मिक मौत की खबर सुनकर सब सकते में रहे। कल 11 बजे उनका अंतिम संस्कार बारामती में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना कश्यप के साथ। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज